आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप अपने साथ लेके बैठो और जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ। और कोई पॉइंट ऐसा भी है जो आपको इस लेक्चर के बाद भी नहीं भी समझ आता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लो पेंसिल से, और जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक वो क्वेश्चन मार्क नहीं हटाओ। ओके, you have learned that all living cells have to be provided with nutrition, oxygen and other essential substance। अब हमने सेल पढ़ा हुआ है तो हमने देखा है सेल को क्या क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जो उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल सब्सटेंस है वो चाहिए होता है। और इस प्रोसेस में वो कंटिन्यूस वेस्ट प्रोडक्शन भी करते हैं, तो उसको हमको रिमूव भी करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज वो हार्मफुल होते हैं सेल के लिए। Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissue। So, क्या बोला मैंने? वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या करना है? कंटिन्यूसली हमको रिमूव करना है, तो ही तो एक टिश्यू हेल्दी फंक्शन कर पाएगा। ओके, इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। तो हमारे पास एक ऐसी मैकेनिज्म भी होनी चाहिए जो ये सब जाके हर एक सेल को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन दे पाए और वहाँ से हार्मफुल सब्सटेंस लेके एक्सक्रीट कर पाए, ऐसी हमको मैकेनिज्म चाहिए। क्लियर? डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। अब डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल है तो उन्होंने डिफरेंट मेथड है उनके पास ये ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या ट्रांसपोर्ट के लिए वो हमने देख लिया। ओके, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस। अभी हमने स्पॉन्जेस डिटेल में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं हो तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, फिर से देख लेना आपको याद नहीं हो तो। उसमें हमने पढ़ा था क्या? सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। हमने देखा था वहाँ पे ये सब कौन सा फ्लूइड है? वाटर है वहाँ पे। ओके, वाटर है क्या करने के लिए? ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए और ये सब एक्सचेंज करने के लिए। तो आपको याद रखना है स्पॉन्ज में क्या था? वाटर सर्कुलेशन था, आपको याद रखना है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स। तो अभी स्पेशल फ्लूइड्स क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स यानी जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स हम है, विथ इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल। तो अब हम देखेंगे ये स्पेशल फ्लूइड क्या है। सो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पज। ये ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन बींग्स और हायर ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? सो ब्लड यूज़ करते हैं। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड। क्लियर? फर्स्ट क्या है? ब्लड। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ। लिम्फ अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। जैसे ब्लड आर्टरीज और वेन में सर्कुलेट होता है, वैसे लिम्फ की लिम्फेटिक चैनल डिफरेंट होती है। पूरी लिम्फेटिक चैनल हमारे बॉडी में बनी हुई होती है, उसको हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्लियर? इन दिस चैप्टर अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, यू विल लर्न अबाउट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले कंपोजिशन कि ब्लड और लिम्फ में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। ऑफकोर्स सर्कुलेशन आया तो सर्कुलेटरी ऑर्गन मेन कौन सा है? हार्ट। हम पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम ये जो हमने पढ़ा फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हैं ब्लड में, अब हम डिटेल में देखेंगे। फिर से हम आके डेफिनेशन देखेंगे ये 2 लाइन की, तो आपको एकदम क्लियर होगा। कनेक्टिव टिश्यू यानी क्या होता है? जैसे ऑफकोर्स ब्लड क्या है, एक अलग तो नहीं है, पूरा कनेक्शन में कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? फर्स्ट हम देखेंगे क्या क्या होता है ब्लड में, तो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। अब जैसे अब प्लाज्मा को हम अलग कैसे करेंगे? होता तो ब्लड के अंदर ही है ऑफकोर्स, हम उसको अलग कैसे? आप अगर एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल दो, क्लियर, इतना आपने ब्लड फिल कर दिया। ब्लड फिल करने के बाद आपने एक एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या होता है? जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकेगा, वो डाल दिया और आपने उसको 1 घंटे के लिए रख दिया। तो आप देखोगे कि नीचे जो होगा वहाँ पे ब्लड सेल्स आ जाएंगे, वो जो हैवी होंगे
और जो ऊपर वाला पार्ट होगा यहाँ पे वो होगा प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा क्या है, लाइट वेट है। क्लियर? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड यानी कैसा होता है, लाइट येलो। ओके, विशियस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। तो 55% क्या है ब्लड में, प्लाज्मा, और रेस्ट 45% क्या है, ब्लड सेल्स। वो अभी हम आगे देखेंगे। 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ओके, उसमें 90 to 92% तो क्या है, वाटर ही है। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। तो 6 to 8% क्या है, प्रोटीन से। तो वो कौन से प्रोटीन है, अभी ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। नाम क्लियर? प्लाज्मा के अंदर ये सारे प्रोटीन्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, तो ये कौन से फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन्स। ओके, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। अब इन सारे प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट हम देखेंगे फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन का मेन काम क्या है, क्लॉटिंग कराना, यानी जैसे हमको कुछ इंजरी हुई है, क्लियर, वहाँ पे हमको क्लॉट नेसेसरी है, वहाँ पे ब्लड फ्लो होने से यानी लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए हमको क्लॉट वहाँ पे नेसेसरी है। आपको कुछ लगता है तो आपको देखा होगा आपका ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ओके, वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, क्यों, बिकॉज ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। तो फर्स्ट फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या है, नीड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर? ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। अब ग्लोबुलिन्स, अब आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है। ओके, वो किसकी बनी हुई होती है, ग्लोबुलिन सी। तो फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या था, क्लॉटिंग के लिए चाहिए। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। कैसे, तो एंटीबॉडीज कौन होती है, इम्यूनोग्लोबिन। आपको अगर डिटेल में चाहिए तो मेरा पूरा प्लाज्मा प्रोटीन का चैप्टर ही आपको, ये सब आपको फर्स्ट ईयर MBBS में काम आएगा। बट ऑफकोर्स मेरी वो भी प्लेलिस्ट है तो आप वो भी देख सकते हो, किसी को इंटरेस्ट हो तो, प्लाज्मा प्रोटीन्स डिटेल में क्या होता है। ओके, सो ग्लोबुलिन देख लिया हमने। एंड एल्ब्यूमिन क्या करता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। अब आप बोलेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। ओके, ऑस्मोटिक बैलेंस, जैसे ये आर्टरीज है, इसमें ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हेल्प करता है कि यहाँ से ब्लड बाहर ना आ जाए। ओके, वो अभी इसमें मेन प्रोटीन कौन सा होगा, एल्ब्यूमिन। ओके, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइन। ओके, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड एक्सेट्रा। ओके, मेन क्या है, प्रोटीन्स है, और स्मॉल अमाउंट्स में और सब क्या है वो भी देख लिया हमने, मिनरल्स। ओके, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग फॉर ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। अभी आप इसमें तो आपको इतना काम नहीं आएगा ये फैक्टर्स, बट आप जैसे आप नीट कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो ये सारे फैक्टर्स आप डिटेल में पढ़ोगे। ओके, वो कैसे होते हैं, हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्लियर? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये सारे फैक्टर्स है, हम प्लाज्मा माइनस क्या कर देंगे, ये क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट करा रहे वो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। तो आपको पता चलेगा अभी सीरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। क्लियर? अब हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म से ही पता चल रहा है ओके, सॉलिड है वो, तो ब्लड सेल्स देखेंगे। ओके, कौन से क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स। ओके, इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट and they constitute nearly 45% of the blood. 55 कौन था, प्लाज्मा, 45 कौन है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट, अभी मैंने क्या बताया, एरिथ्रोसाइट को और क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट एबिटेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, रेड ब्लड सेल्स।
A healthy adult man has on average 5 to 5.5 millions of red blood cells. Of course इसकी जो रेंज है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है. ओके, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो. अब रेड बोन मैरो क्या होता है? जो ये आपका बोन है, क्लियर, बोन के सेंटर में. अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है रेड बोन मैरो. मैरो यानी एक ओपन स्पेस है जो ऐसे बोन्स के बीच में, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? रेड ब्लड सेल्स. ओके, रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स एंड आर बायकॉन्केव इन शेप. बायकॉन्केव यानी ऐसे शेप के, क्लियर, ऐसे शेप के. और अगर हम एक सेल देखें तो ऐसे होगा हमेशा, ये ऐसे सेल है. ओके, बायकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड है. ओके, हमने देखा था कि कौन से एक्सेप्शन है लास्ट चैप्टर्स में. तो हमने देखा था रेड ब्लड सेल बार बार आ रहा था कि उसमें क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है. तो आपको ये याद रखना है एरिथ्रोसाइट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉन न्यूक्लिएटेड, क्लियर. और उसका ऑन एवरेज अमाउंट कितना है वो याद रखना है, क्लियर. दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब आप बोलोगे रेड कलर रेड क्यों है? ओके, बाकी सबका तो कलर नहीं है, ये रेड ही क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. इनमें एक ऐसा प्रोटीन होता है, यानी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ओके, जिसकी वजह से इनका कलर रेड है. हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स. ओके, क्या है? रेड ब्लड सेल्स. तो रेड कलर किस वजह से है? हीमोग्लोबिन. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. अब आप देखोगे कि जब रिपोर्ट्स भी आती है, आप CBC रिपोर्ट्स ये सब कराओगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा होता है कितने ग्राम से, तो 12 to 16 है, ये तो सब लिखा हुआ होता है. डिफरेंट होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी होते हैं, क्लियर. तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ. आप 100 ml निकालोगे ब्लड तो उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? तो 12 to 16 ग्राम. ओके, These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा है ब्लड कितना, जैसे हीमोग्लोबिन कितना 97%, ये हमने सब देखा था. अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा था ब्लड क्या है? मीडियम है किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का. मैंने डिफरेंटली भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अपलोड कर लिया है. ओके, Red blood cells have an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen. अब lifespan यानी क्या? एक रेड ब्लड सेल बना, वो उसके पास कितने दिन है अपने लिए? 120 डेज. उसके बाद वो क्या हो जाएगा? वो बूढ़े हो जाएंगे. फिर वहाँ कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होंगे? तो स्प्लिन. ओके, इसलिए वहाँ पे सब मर रहे हैं, जाके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ओके, इसलिए वो क्या बोलते हैं स्प्लिन को? ग्रेव यार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. क्लियर, ये क्वेश्चन आ सकता है ग्रेव यार्ड क्या है. ओके, अब हम देखेंगे ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स. ल्यूकोसाइट आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस. अब वाइट क्यों बोल रहे? अब हमने देखा था रेड क्यों है रेड ब्लड सेल्स? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. यहाँ पे तो नहीं है हीमोग्लोबिन, तो ये कौन से कलर के? वाइट कलर के, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. तो कैसे है? ये कलरलेस है. दे आर न्यूक्लिएटेड. रेड ब्लड कैसे से? नॉन न्यूक्लिएटेड. एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर. हमने देखा वो मिलियंस में था और यहाँ पे 6 to 8,000 ऑफ ब्लड. क्लियरली आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस है. ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC. ओके, तो अभी हमने WBC में ही 2 मेन कैटेगरीज कर दी है. कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट. जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें एब्सेंट है उनको ए ग्रेन्युलोसाइट. पहले देखेंगे कौन से डिफरेंट टाइप के ग्रेन्युलोसाइट है. तो 3, न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल एंड बेसोफिल. क्या है? ग्रेन्युलोसाइट. और वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट. ओके, क्लियर. 3 कौन से? न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल एंड बेसोफिल. वो क्या है? ग्रेन्युलोसाइट. वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट
आर द एग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर हो रहा है सबको? अब ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट है, हमने देख लिया। हम एक एक करके हम उनके बारे में कुछ जानते हैं अभी। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एविडेंट सेल, यानी सबसे ज़्यादा WBC में क्या है, तो 60 to 65% न्यूट्रोफिल है। ओके, टोटल WBC में सबसे ज़्यादा क्या है, न्यूट्रोफिल है। एंड बेसोफिल आर एटलीस्ट 0.5 to 1%. Neutrophil and monocyte are phagocytic cell which destroy foreign organism entering the body. अब मैं समझाती हूँ। जैसे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट है, जैसे हमें ना कभी बाहर जाते हैं ऐसे वायरस बैक्टीरिया ऑफकोर्स एनवायरनमेंट में तो कितने हमारे अंदर आते, तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे डिसीज़ प्रोड्यूस कर ले। किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो वो उसको ओवरकम करके निकाल देते हैं बॉडी में से, तो उसमें हेल्प कौन करता है? सो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल यानी फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया, क्या होगा, जो ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट है वो क्या करेंगे, उसको जाके ऐसे, ये जैसे ये क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल है, धीरे धीरे जाके उसको एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो ये किसका काम है? तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी में कौन सा WBC आगे रहता है? तो याद रखना है आपको कौन सा, फर्स्ट न्यूट्रोफिल, सेकंड है मोनोसाइट। क्लियर? बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा दैट इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ओके, याद रखना, इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग, हमारी बॉडी में जब स्वेलिंग होती है तब कौन सा WBC क्या सीक्रेट करता है? तो बेसोफिल क्या सीक्रेट करेगा, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हेपेरिन अभी हम डिटेल में देखेंगे, हेपेरिन क्या होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, हिस्टामाइन क्या होता है। अगर आपको ये डिटेल्स में भी देखना है तो भी मेरे पास इसकी डिफरेंट प्ले लिस्ट है और डिफरेंट सारे के सारे WBC बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं मैंने। ओके, यहाँ पे मैं जितना नीट में आ सकता है उतना समझा रही हूँ। ओके, eosinophil resist infection and are also associated with allergic reaction। जब हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है यानी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो सबसे ज़्यादा तब हमारी बॉडी में हम टेस्ट करेंगे तो तब सबसे ज़्यादा कौन से WBC होंगे, यानी अमाउंट में बढ़ जाएंगे। जितना नॉर्मली यूजिनोफिल होता है उसके अमाउंट से यूजिनोफिल बढ़ जाएंगे। ओके, lymphocytes are of two major type, B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या कर रहे हैं, फेगोसाइट्स, मतलब जब इन्फ्लामेशन हो रही है ये सब हो रही है तब वो काम कर रहे हैं। ओके, कोई इंजरी हो रही है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाएंगे। ओके, बट B and T lymphocyte responsible for immune response of the body। जैसे हमारे बॉडी में जैसे आप देखोगे कोई भी हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस जा रहा है तो मेनली डिपेंड किस पे करेगा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, B and T lymphocyte पे। ओके, प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट। ओके, मेगा जैसे ये सारे कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो में। तो बोन मैरो पहले क्या बनाएगा, मेगाकार्योसाइट बनाएगा। क्लियर? जैसे वहाँ पे कैसे हमने देखा था ग्रेन्युलोसाइट अलग है, यहाँ ये क्या बनेगा, मेगाकार्योसाइट बनेगा। उसमें से क्या बनेगा, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट बनेगा। क्लियर? ब्लड नॉर्मली कंटेन्स, अब हमको पता है प्लेटलेट्स कितना है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। ओके, platelet can release a variety of substance most of which are involved in coagulation or clotting of blood। अब प्लेटलेट्स और थ्रोम्बस मतलब क्या, यानी कोई क्लॉट होके ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे क्लॉट होके क्या करेंगे, एक जगह को बंद कर देंगे, क्लॉट कर देंगे। क्लियर? तो थ्रोम्बस से आपको याद आना चाहिए प्लेटलेट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स ज़्यादातर कहाँ इन्वॉल्व होंगे, कोएगुलेशन में। क्लियर? नाम से ही सब कुछ क्लियर है इसमें। तो a reduction in their number can lead to clotting disorder which will be lead to excessive loss of। अब जैसे प्लेटलेट्स किसकी बॉडी में कम हो जाते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बिकॉज क्यों, वहाँ पे क्लॉट नहीं हो रहा। अब किसी को इंजरी हुई उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा तो वो हील कैसे करेगा, कंटिन्यूसली वहाँ से खून बहता जाएगा। ओके, तो ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम हो। क्लियर?
अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, तो इट अपीयर टू बी, भले दिखता सेम है ब्लड, बट ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है। किस बेसिस पे डिफर करता है हम वो भी समझेंगे, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया, अब जैसे है ना, बहुत आपने सुना होगा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ओके, डायलिसिस करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। इसका मतलब जब उसका ब्लड और जो डोनर का ब्लड है वो सेम नहीं हुआ तो क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। कौन सी ग्रुपिंग हुई, दो ग्रुपिंग हुई, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। ये वर्ल्ड वाइड सेम यूज़ होती है, ओके। फर्स्ट हम देखेंगे एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। अब ये नाम कैसे पढ़ा, ए बी ओ, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ओके। कैसे नाम पढ़ा, ये है रेड ब्लड सेल्स, क्लियर। इस पे प्रेजेंट है एंटीजन, क्लियर, सरफेस एंटीजन, यानी सरफेस पे होगा वो एंटीजन। ये एंटीजन है एंटीजन ए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, क्या है ब्लड ग्रुप इसका, ए ब्लड ग्रुप है, ओके। अगर इस पे प्रेजेंट है, ये ए था, ओके, अब इसमें प्रेजेंट है दूसरे ह्यूमन बीइंग का देखा तो उसमें प्रेजेंट है एंटीजन बी, उसको हमने नाम दे दिया बी ब्लड ग्रुप है उसका। अब इसमें किसी में दोनों प्रेजेंट है, ओके, दोनों ए बी बी भी, हमने नाम दे दिया ये क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले, क्लियर। अब फिर आएगा जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ओ ब्लड ग्रुप ओ, क्लियर, जिसपे कोई भी एंटीजन नहीं है, क्लियर। अब हम रीड करेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen. हमने क्या देखा, A और B on the red blood cells, namely A and B. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies. अब ये तो बात की हमने रेड ब्लड से। अब हमने देखा है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होगा, जैसे ये रेड ब्लड सेल्स, इस पे क्या है एंटीजन ए, ये क्या है एंटीजन ए, क्लियर, हमने दिया इसको एंटीजन ए। अब प्लाज्मा में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए वालों की बात हो रही है, जैसे एंटीजन ए तो हमने क्या नाम दिया प्लाज्मा ए। तो अब प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, कौन सी एंटीबॉडी, बी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, ओके। तो अगर आप सोचो ये क्या है ब्लड ग्रुप ए, अगर यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती तो क्या ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देती, इसीलिए क्या है जिसमें एंटीजन ए है उनमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, बी, क्लियर, तो वो डिस्ट्रॉय ना कर पावे। सिमिलरली अगर यहाँ पे एंटीजन बी है तो उनमें कौन सी एंटीबॉडीज होगी प्लाज्मा में, एंटी ए, क्लियर। मैं आपको अभी ग्रुप ये टेबल दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सो ब्लड ग्रुप कौन सा है इसका, ए, तो आपको पता चलना चाहिए। तो एंटीजन कौन सा होगा रेड ब्लड सेल पे, ए, और इससे ऑपोजिट प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी। सिमिलरली ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी, यहाँ पे एंटीजन कौन सा होना चाहिए, बी, इसलिए हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप बी। यहाँ पे कौन सी होगी, एंटी ए, क्लियर। ये है क्या, ए बी, यानी इस पे दोनों प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है, तो एंटीजन कौन से, दोनों, और एंटीबॉडीज कोई भी नहीं, इसलिए तो दोनों डिस्ट्रॉय नहीं हुए ना, क्लियर। अभी हमने देखा ओ में कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, ओके। हमने देखा था आरबीसी पे अगर ए हो तो हमने क्या नाम दिया, एंटीजन ए, अगर बी हो तो हमने क्या दिया, बी, अगर दोनों हो तो हम बोलेंगे ए बी, और सिर्फ कुछ भी नहीं हो, ओके, सरफेस एंटीजन कुछ भी नहीं हो रेड ब्लड सेल पे तो हमने क्या नाम दिया, ओ, क्लियर। अभी आपको ये क्लियर होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स अभी हमने देख लिया, ओके। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। अब हम जो भी ब्लड निकाल के एक दूसरे में तो डाल नहीं देंगे। द ब्लड
of donor has to be carefully matched with the blood of recipient. क्लियर? तो हमको क्या देखना पड़ता है कि इसका और इसका मैच होता है तो ही हम ट्रांसफ्यूजन कर पाएंगे. हम ऐसे ही ट्रांसफ्यूजन डायरेक्ट नहीं कर, इसके बहुत सिवियर इफेक्ट हो सकते हैं. ओके, तो बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सिवियर प्रॉब्लम ऑफ मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल. कैसे? हमने देखा था एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस पे. क्लियर? From above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood groups, and hence O group individual are called as universal donor. अब मैं आपको ये बात समझाती हूँ. हमने क्या देखा कि O, जो O है वो सबको दे सकते. क्यों? बिकॉज O वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. क्लियर? तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ. यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ. पर्सन्स विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन्स विथ ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड. अब जो ए बी वाले होते वो ए से भी ले सकते, बी से भी ले सकते, ओ से भी ले सकते, ए बी से भी ले सकते. तो हमने उनको क्या बोल दिया? यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, यानी सबसे ले सकते. क्लियर? अब हम देखेंगे आर एच ग्रुपिंग. अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन द रेसिस मंकी. यानी फर्स्ट ये आर एच एंटीजन कहाँ फाउंड हुआ था? रेसिस मंकी में. ओके, इसलिए हमने क्या नाम दिया? आर एच एंटीजन. Also observe on the surface of red blood cells of majority. ओके, अभी 80% में आर एच एंटीजन ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है. तो ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव. क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है किसकी बात हो रही है? ये सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? आर एच एंटीजन, जिसमें 80% लोगों में प्रेजेंट है. हमने उनको क्या नाम दिया? वो आर एच पॉजिटिव है, यानी उनमें आर एच एंटीजन है. और जिनमें ये एंटीजन नहीं है उसको हमने क्या नाम दिया? आर एच नेगेटिव. क्लियर? An Rh negative person, if exposed to the Rh positive blood, will form specific antibody against the Rh antigens. अब जैसे किसका ब्लड क्या है? Rh नेगेटिव, यानी Rh उसमें नहीं प्रेजेंट है. क्लियर? इसमें यानी एब्सेंट, इतना समझो. और इस इंडिविजुअल में क्या है? प्रेजेंट है. अब ये ब्लड दिया हमने Rh नेगेटिव वाले को. क्लियर? तो इनके लिए तो ये एंटीजन न्यू है, आज तक इन्होंने तो देखा ही नहीं है एंटीजन, तो इनके लिए तो ये फॉरेन बॉडी हुई. ओके, इनकी बॉडी में आज तक नहीं थी तो इन्होंने नहीं पहचाना. इन्होंने क्या बोला? ये बाहर की है, ये फॉरेन बॉडी है. तो उन्होंने क्या किया? एंटीबॉडीज बनाई इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए. क्लियर? समझ रहे हो? Therefore, RH group should also be matched before transfusion. सो इसीलिए जैसे ये एंटीबॉडीज़ ना बने इसलिए नेगेटिव वाले नेगेटिव से लेंगे, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से लेंगे. अब आपको पता चला हमने RH ग्रुपिंग क्यों की. ओके, अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव मदर, प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस. अब क्या हुआ? जब मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो RH नेगेटिव है. ओके, बट उसका फीटस यानी बेबी कैसा है? उसका RH पॉजिटिव. RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द. बट ऐसा हमारे बॉडी में सिस्टम बना हुआ है कि जो बेबी का ब्लड है और मदर का ब्लड है वो मिक्स नहीं होगा. तो जो बेबी में RH पॉजिटिव जो वो एंटीजन है वो मदर में नहीं आ जाएगी. बट वो क्यों नहीं आ पाएगा? वो प्लेसेंटा से सेपरेट है. ओके, RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा. ओके, समझ गए? बेबी में क्या है? पॉजिटिव है, मदर में क्या है? नेगेटिव है. ओके, ये दोनों किससे? प्लेसेंटा से सेपरेट है, कुछ नहीं हुआ. However, during the delivery of the first child, जब डिलीवरी हो रही है, ओके, तब क्या होता है? यानी डिलीवरी यानी जब बेबी
वुम से बाहर निकलता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव फ्रॉम द फीटस। ओके, तब क्या हो सकता है, तब जब प्लेसेंटा वहाँ से ऑफकोर्स डिलीवरी होती है तो बेबी निकलता है तो प्लेसेंटा भी निकलता है, तब क्या हो सकता है, जो फीटस का ब्लड है, बेबी का ब्लड है और ममा का ब्लड है वो मिक्स हो सकता है। ओके, तब तो थोड़ा सा ही मिक्स हो रहा है, ऑफ कोर्स तब तो कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा कोई रिएक्शंस नहीं आएंगे। ओके, however during the delivery of the first child there is possibility of exposure of maternal blood, देखा हमने, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड, स्मॉल अमाउंट में हुआ। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट, अब थोड़ा सा ही आ गया हमारी बॉडी में, थोड़ा सा ही आ गया। ऑफकोर्स हमको पता है हमारे सेल्स के बाद आता है मेमोरी सेल्स होते हैं, अगर फर्स्ट बार वो एंटीजन आया तो हम उसके लिए धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। जब वो सेम बैक्टीरिया सेम वायरस अगर सेकंड टाइम आएगा ना हमारी बॉडी में तो हम उसको क्विकली डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों? बिकॉज हमारे सेल्स के पास क्या होता है, मेमोरी सेल्स होता है। ओके, मेमोरी पावर होती है उनके पास, मेमोरी कि हाँ हमने ऑलरेडी उनको डिस्ट्रॉय करना हमको आता है। ओके, इन केस ऑफ अर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी अगर सेकंड उस मदर का क्या हुआ, सेकंड बार बेबी हुआ, प्रेगनेंसी हुई। ओके, तब क्या होगा, द RH एंटीजन फ्रॉम द मदर कैन लीक into the blood of fetus and destroy the fetal RBC। क्लियर? उसमें क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ RH हमने देखा फर्स्ट प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज़ बन गई, डिलीवरी के बाद बनी, अब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तब ये एंटीबॉडीज़ जाके क्या करेंगी, जो रेड ब्लड सेल्स है फीटस के यानी बेबी के, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड सिवियर एनीमिया, यानी रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो एनीमिया यानी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी हमारे बॉडी में रेड ब्लड कम हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। एंड जॉन्डिस टू द बेबी। ओके, क्या होगा, ब्लड मदर से एंटीबॉडीज आके फीटस के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, उसमें एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर? याद रखना है आपको, अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया तो फिर से मेरी यही वीडियो फिर से रिपीट करके देखो RH ग्रुपिंग, तो आपको क्लियर होगा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट। अब हमने देखा था फर्स्ट डिलीवरी के बाद इनके पास, मदर के पास एंटीबॉडीज बन गई थी, तो हमको क्या करना चाहिए, तभी हमको ऐसी RH एंटीबॉडी यानी वो एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तो आगे सेकंड प्रेगनेंसी में वो जल्दी अटैक नहीं कर पाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देखेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stop flowing after some time. अब आपको बताइए, ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दिया था। ओके, फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। सो जब आपकी फिंगर कट जाती है या आपको कोई भी और दूसरा वुंड होता है, ओके, वो कंटिन्यूस तो ब्लड लॉस नहीं करेगा, ऑफकोर्स हमारी बॉडी इतना ब्लड लॉस हैंडल नहीं कर पाएगी, तो आफ्टर सम टाइम ब्लड स्टॉप, ओके, वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? तो मैंने बताया था वहाँ पे कोएगुलेशन है, यानी क्लॉट बनता है। ओके, तो वो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो वहाँ से ब्लड अभी बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर? डू यू नो वाई ब्लड एक्सिबिट कोएगुलेशन? कोएगुलेशन यानी क्या, जम जाना। ओके, ऐसे ब्लड क्या ऐसे जम जाएगा। ओके, और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रोमा। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी ज़्यादा ब्लड लॉस ना कर दे, तो हमारी बॉडी के पास ये डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये सारे जो ब्लड निकल रहा है ज़्यादा उसको स्टॉप करने की। यू विल ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। ओके, जो मैंने बोला एक आपको समझो कट हुआ है। ओके, तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ पे हार्ड ऐसे एक स्कम जैसा बन जाएगा। ओके, फॉर्म एट साइट ऑफ अ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली of networks of thread called fibrin.
तो ये क्या होता है? सो ये थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन होती है, ओके, इन विच द डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। जो भी वहाँ पे इंजरी हुई है तो वहाँ पे सारे ऑफकोर्स सेल्स क्या होंगे, डैमेज होंगे, तो वो क्या करेगा, सब ऐसे ट्रैप होके क्या थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन वहाँ पे बन जाएगा। वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्या प्रिवेंट करेगा, ब्लड लॉस होना। फाइब्रिन आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिन। अब फाइब्रिनोजन आपने कहाँ पढ़ा, हमने फाइब्रिनोजन प्लाज्मा पढ़ा। प्लाज्मा में क्या था, प्लाज्मा प्रोटीन था, उसमें हमने फर्स्ट प्रोटीन जो डिटेल में पढ़ा वो क्या था, फाइब्रिनोजन, ओके। तो वो क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। अब जब वो कन्वर्ट होगा किसमें, फाइब्रिन में, तो हो जाएगा एक्टिव। क्लियर, हमने उसका फंक्शन पढ़ा था, मेनली क्या फंक्शन था, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ओके। फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। देखा हमने कहा था, प्लाज्मा में, बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, ओके। थ्रोम्बिन भी कैसे बनेगा, एंजाइम है क्या, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन भी कैसे बनेगा, एक इनएक्टिव सब्सटेंस में से। वो इनएक्टिव सब्सटेंस क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, ओके। An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करेगा, तो आपको याद आना चाहिए कौन, थ्रोम्बोकाइनेस। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग a number of factors present in the plasma in an inactive। अब हमने यहाँ पे तो सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ा। अब अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब आप MBBS में एडमिशन मिल जाता है तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, ये सारे फैक्टर्स डिटेल में पढ़ोगे। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही बिकॉज वो फ़िलहाल आपके लिए इतने यहाँ पे इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास पूरी डिफरेंट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में, ओके। एंड इंजरी और ट्रोमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स। अभी हमने देखा था प्लेटलेट क्या है, वो ब्लड सेल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट में देखा था प्लेटलेट, क्या उसका मेन फंक्शन क्या था, कोएगुलेशन, ओके। इंजरी और ट्रोमा स्टिमुलेट प्लेट। अब प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा इन ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। में क्या होता है, डिफरेंट क्या कोएगुलेटिव फैक्टर्स होते हैं विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। Certain factor released by the tissue at the site of injury also initiate coagulation, okay। कभी कभी दूसरे फैक्टर्स भी हेल्प करते जो वहाँ पे इंजरी के साइट में होते, क्या कराने में, तो ये पूरा मैकेनिज्म है कोएगुलेशन इनिशिएट कराने में। कैल्शियम आयन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर, अब हम देखेंगे लिम्फ क्या होता है। एट ब्लड passes थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यूज़। हमने देखा है ब्लड में आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और जो आर्टरीज में छोटी छोटी ऐसे कैपिलरीज निकलती है, ओके। छोटी छोटी होती है जो आर्टरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर soluble substance move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the large protein and most of form element in the blood। अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये क्या है, आर्टरी है, क्लियर। अब जब यहाँ से ब्लड पास होता है तो क्या होता है, यहाँ से कभी कभी स्मॉल अमाउंट में क्या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो सब्सटेंस बाहर आ जाते हैं, ओके। बाकी सारे तो सेल्स और लार्ज सब्सटेंस वो अंदर ही रहते, जो छोटे छोटे होते हैं वो बाहर आ जाते। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। क्लियर, समझ आ गया अब लिम्फ क्या है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। ऑफकोर्स जो भी मिनरल्स प्लाज्मा में थे और वो सारे कहाँ पे होंगे, लिम्फ में भी होंगे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट भी होगा, गैसेस भी होगा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, ओके। ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, इस फ्लूइड के थ्रू।
an elaborate network of vessels called lymphatic system. So मैंने क्या बोला था आगे, जैसे आर्टरीज और वेन किसके लिए होंगी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए होगी, वैसे ही लिम्फेटिक चैनल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में से क्या सर्कुलेट होगा, लिम्फ. क्लियर. कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स. अब आप बोलोगे ठीक है, कंटिन्यूसली वहाँ पे स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस वो जमा होते जा रहे हैं और वो ऑफकोर्स एक्सक्रीट भी होने चाहिए. तो एक्सक्रीट कैसे होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, ये सारी फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और क्या कर देगा, मेजर वेन्स को दे देगा. वो क्या कर देंगी, फिर सारा ब्लड हार्ट में दे देंगे और वहाँ से पूरा सर्कुलेट होगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड होके. क्लियर. ये तो अभी हम सर्कुलेशन समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ. लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट. अभी हमने देखे थे लिम्फ में क्या है, लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टी और बी लिम्फोसाइट हमने देखा था. क्लियर. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए. लिम्फ इज एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट और हार्मोन. उसका मेन फंक्शन और भी क्या है, न्यूट्रिएंट और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना. फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई. अब हम जब इंटेस्टाइन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, हम वहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी विलाई होती है जो यूजुअली मूवमेंट में हेल्प करती है. ओके, समझ गया अभी इंटेस्टिनल विलाई क्या है. तो ये हम देखेंगे अब सर्कुलेटरी पाथवे. द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज. ये हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में डिस्कस कर लिया था, फिर से हम यहाँ पे एक बार देख ले रहे हैं. ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज पहले समझेंगे ये किसमें देखने मिलता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस in which blood pumped by heart passes through large vessels into open space. ओपन स्पेसिस को हम और क्या बोलते हैं, और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस. इसमें क्या होगा, ओपन, जैसे ये हार्ट हो गया. ओके, हार्ट जैसे ही पंप करेगा ऐसे लार्ज वेसल्स में डायरेक्ट ओपन स्पेस में चला जाएगा. वहाँ पे कोई आर्टरीज वेन्स हमको नहीं देखने मिलेंगी. ओके, इसके लिए हम क्या बोलेंगे इसको, ओपन. Annelids and chordates have closed circulatory system. अब close में क्या होगा, in which the blood pumped by heart is always circulated through the closed network of blood vessels. जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में ही देख लो कैसा होता है, जैसे ये हार्ट है समझो. ओके, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से एओर्टा निकलिया समझो, सब जाके आगे आर्टरीज और वेन्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होगा. दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवेंटिशियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. सो ये वाला जो क्लोज सिस्टम है वो एडवांटेज है उसका, क्यों, बिकॉज उसका फ्लो हम रेगुलेट कर सकते हैं. ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. अब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ओनली वर्टिब्रेट. तो सारे वर्टिब्रेट में मस्कुलर होता है, हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर, और चैम्बर्स बने हुए होते हैं उसके अंदर. ओके, फिशेस हैव टू चैम्बर हार्ट. ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ध्यान से सुनना. फिशेस में क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट. इसमें एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है. ओके, फिशेस में कैसा, टू चैम्बर हार्ट, याद रखना है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव अ 3 चैम्बर हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. इसमें फिश में क्या था, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या हुआ, 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल्स. वेयरएस ये 3 हो गया. वेयरएस क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल पोसेस अ 4 चैम्बर हार्ट, यानी ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो गए इसमें. हमारे में क्या होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स. फिशेस में क्या था, 1 और रेप्टाइल्स में क्या था. ओके, क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा ये. अब हम समझेंगे ये वर्क कैसे करते हैं. इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीनेटेड बाय गिल्स. सो फर्स्ट हार्ट ने क्या किया, पंप किया क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उस ब्लड को, बाय
गिल्स, ओके, डीऑक्सीजनेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड में, ओके, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। समझो, ये है हार्ट, ये है गिल्स, क्लियर, ये है बॉडी। हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया गिल्स में, ऑक्सीजन मिल गया उसको, ओके, इसमें क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, ओके, फिर गया वो बॉडी टिश्यूज़ में, क्लियर, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हाई, फिर बॉडी में ऑक्सीजन दे के फिर कहाँ आएगा, यहाँ पे फिर से लेस ऑक्सीजन हो जाएगा तो हार्ट में, क्लियर, ये हुआ फिशेस में, ओके, ये समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, क्लियर। अब रीड करो फिर से आप समझोगे। इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, देखा हमने, and supply to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart, clear, समझ आ गया होगा आपको। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं हम 3 चैम्बर हार्ट वालों की, कौन कौन था उसमें, एम्फियन एंड रेप्टाइल, एक्सेप्ट कौन, क्रोकोडाइल। एम्फियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, जिसके पास जो हो, ओके, एंड राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। ये समझो इनका हार्ट है, क्लियर, ये है क्या, वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट और राइट एट्रियम, ओके, ये है राइट, ये है लेफ्ट, सबको समझ आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ से लंग्स से सब कुछ कहाँ आएगा, यहाँ पे लेफ्ट वाले में, क्लियर, और पूरी बॉडी से कहाँ आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में, क्लियर, समझ रहे हो, ये क्या, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ क्या मिला, ऑक्सीजनेटेड, बट ये क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, बिकॉज ये एक ही वेंट्रिकल में चले जाएंगे आगे जाके, समझ रहे हो। However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out the mixed blood, clear। फिर पंप तो यहाँ से ही होगा, पूरी वेंट्रिकल में से ही पूरी बॉडी के पास जाता है, तो पूरी बॉडी में क्या, मिक्स्ड ब्लड होगा, क्लियर, समझ रहे हो कैसे। अब हम बात करते हैं इन एनिमल्स, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द, अब क्या होता है इसमें, अभी तो हम पूरा समझने वाले हो, तो समझो ये 4 चैम्बर हार्ट है इनका, क्लियर, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया में से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रिया में से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ओके, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर। द वेंट्रिकल पम्प्स इट आउट विदाउट मिक्सिंग, सो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे मिक्स हो जा रहा था, एक ही में था, यहाँ पे मिक्स नहीं होगा, क्लियर। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, एक डीऑक्सीजनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड, यही तो हमको अभी समझना है आगे, ओके, आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा। हैंस दिस एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, सो सिंगल सर्कुलेशन किस में होगी, फिशेस में, क्लियर। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब क्या पढ़ेंगे हम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, क्लियर, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओके, और क्या बोलेंगे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्यों, बिकॉज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम करता क्या है, ब्लड को वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, तो कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमंस में, 4 चैम्बर, क्लियर। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, अब क्या क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या क्या होगा उसमें, तो पहले चैम्बर हार्ट होगा, और क्या होगा, ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसे आर्टरीज और वेन्स होंगी ब्रांचिंग, एंड ब्लड जो फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है। तो क्या सीखा हमने, 3 चीज़ें हैं, क्लियर, समझ गए अभी आप। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, हार्ट, द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, सो मेसोडर्मली यानी क्या, एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती है, उसमें से एक लेयर है मेसोडर्मल, वहाँ से
डिराइव हुआ ये हार्ट, ओके। सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होता है, यानी जैसे ये है, ये होगा थोरेसिक पार्ट, ये होगा एब्डोमेन पार्ट, जहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर ये सब होगा, यहाँ पे होगा लंग्स, हार्ट, क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को थोरेसिक कैविटी। इन विच द टू लंग्स, ओके, हम मैंने अभी बताया आपको, ओके, क्या क्या होता है थोरेसिक कैविटी में, टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट। सो हार्ट का साइज क्या होता है, क्लेंच फिस्ट, जैसे आप मुट्ठी बांधोगे ना उतना होगा, ओके। इसको क्या बोलेंगे हम, साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। जैसे ये ह्यूमन हार्ट है, ओके, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, प्रोटेक्टेड है बाय पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियम में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके, आपको ये ध्यान रखना है। सो अभी हमने बताया कि कितने चैम्बर है, अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर, ओके। मैं आपको हाइपोथेटिकल है ये, ओके, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। ये क्या है, ओके, ये ऊपर वाले क्या है, स्मॉलर एट्रियम, क्लियर, एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर, लोअर वाले क्या है, वेंट्रिकल्स। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरसेप्टल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सबको दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके। अब राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, ये दोनों सेपरेटेड किससे है, इसको हम क्या बोलेंगे, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल, दो एट्रियम के बीच में, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। वो क्या करेगा, राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करेगा। आर्ट्रियल आ रहा है तो 2 एट्रियम के बीच में, क्लियर। वेयर एज थिक वॉल्ड द इंटरवेंटिकुलर, अब वेंटिकुलर आ रहा है यानी किसके बीच में होगा, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, एट्रियम, 2 एट्रियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टर, क्लियर। ये आर्ट्रियल है, क्लियर, और ये है 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। क्या करेगा ये, सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, क्लियर। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखा हमने, देख लिया, ये दोनों एट्रियम तो इसके थ्रू क्या सेपरेट है, वेंट्रिकल इसके थ्रू। अब ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल किससे सेपरेट है, इससे, ओके। और इसके यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ओपनिंग होगी, इसको हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ये, ठीक है, ओके, ऐसे होगा, ये ऐसे, ओके, यहाँ से ब्लड आएगा जाएगा, ओके, बाकी ये सेपरेट करेगा। The atrium and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called arterioventricular septum. दो एट्रियम के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, क्लियर, नाम समझो, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच में है तो उसको हमने क्या बोला, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में तो उसको हमने क्या बोला, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ, ओके। However, each of these septa has provided with an opening. मैंने बोला ना कि इनके बीच में क्या है, ऐसे ओपनिंग, ओके, ओपनिंग है। 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a valve. ओके, अब बात करते हैं हम सिर्फ राइट साइड की, क्लियर, देखा हमने, ओके।
ये है राइट साइड। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, ओके, कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। जो ये वाल्व है वो कैसा है, 3 कस्प से बना हुआ है, ओके, राइट साइड में 3 कस्प से बना हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राई यानी 3, ओके। और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, 2 से बना हुआ होता है, ओके, बायकस्पिड वाल्व, और इसको हम और क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल्व, क्लियर। द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। द ओपनिंग ऑफ द राइट and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valve। अब हम डायग्राम समझते हैं, ओके। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ से क्या निकलता है, एओर्टा, हमको सबको पता है ये निकल रहा है, ओके, एओर्टा, ओके। यहाँ पे भी वाल्व होगा, ओके, ये यहाँ पे भी वाल्व होगा, और यहाँ से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे भी ट्रंक, यहाँ पे भी क्या होगा, वाल्व होगा। जो एओर्टा का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व, ओके, क्या बोलेंगे हम, एओर्टिक वाल्व। जो पल्मोनरी ट्रंक का होगा उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। ऑल्सो हम इन दोनों को बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व, क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमील्यूनर वाल्व। द वाल्व इन द हार्ट ऑल्सो अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ऑफ कोर्स वाल्व क्या करते हैं, ऐसा नहीं है वाल्व से आता भी है जाता भी है, नो, एक ही साइड पे फ्लो होगा ब्लड का उस पर। जैसे फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल होगा, ऐसा तो नहीं है वेंट्रिकल टू एट्रियम होगा, वो किसी डिसीज कंडीशन में हो सकता है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होगा, जो हेल्दी हार्ट होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, ओके। सो वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या एओर्टा में जाएगा। दिस वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, इसमें कोई भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, ये काम ही वही करते हैं, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पूरा डायग्राम में क्या क्या हमने हार्ट में देखा है वो हम रीड कर लेंगे, ओके। सो हमने क्या देखा कि 2 एट्रियम होते हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम ब्लड देगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब सर्कुलेशन कैसे होगा, ठीक है, सारा ब्लड, ये क्या है, वेना केवा, ओके, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा, ओके। ये पूरा ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में से। ऑफ कोर्स ये ब्लू है तो ये कैसा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से लेके सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा किसको देगा, राइट एट्रियम को। क्लियर, सबको क्लियर, ये यहाँ से जाएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, सबको क्लियर इतना। राइट वेंट्रिकल में से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक, क्लियर, ऐसे निकलता है पल्मोनरी ट्रंक, ये दिख रहा है आपको ब्लू, ओके। कहाँ से निकला, राइट वेंट्रिकल में से। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी है, नाम से ही पता चलना है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, भर भर के ऑक्सीजन होता है, ओके। वो वहाँ पे ये वाला ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन लेके फिर कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, क्लियर। लेफ्ट एट्रियम में आएगा यहाँ पे, क्लियर। लेफ्ट एट्रियम में आके कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ से आया है, लंग्स से आया है, क्लियर। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा एओर्टा, ये दिख रहा है आपको, ये कैसे कंटिन्यूशन में होगा, यहाँ से निकलेगा एओर्टा, क्लियर। सारी बॉडी को देगा ब्लड, क्या समझा हमने, यह है राइट एट्रियम, यहाँ पे ब्लड कौन देगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये कैसा ब्लड होगा, पूरी बॉडी से वो लेके आया है तो ऑफकोर्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। कहाँ देगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से कौन लेगा, पल्मोनरी ट्रंक,
उसमें से पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। कहाँ जाएंगी? लंग्स में जाएंगी। समझ रहे हो? लंग्स में जाएंगी। लंग्स में से ऑक्सीजन उठा के, ओके, उठा लिया उन्होंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके फिर वो रिटर्न आएंगी हार्ट में। यहाँ आ रही है रिटर्न, यहाँ इस साइड से भी, इस साइड से में। ओपनिंग कहाँ होगी उसकी? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन लेके आया है लंग्स से, कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा निकलेगा जो पूरी बॉडी को ब्लड देगा। फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर वो जो ब्लड देने गया था फिर वो कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ आएगा? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में। ये है पूरा सर्कुलेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। सबको पता है कार्डियक मसल से बना हुआ था। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन ऑफ एट्रिया। अब वेंट्रिकल्स की वॉल क्यों थिक होती है एट्रिया से? सोचने वाली बात है। हमने देखा था राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल में से क्या निकल रही है? एओर्टा निकल रही है। ऑफ कोर्स वो पंप करेंगे तो ही तो वहाँ से ब्लड जाएगा ना। वेंट्रिकल में से एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, उनको पंप हार्ड करना पड़ता है, जोर से पंप करना होता है, ओके। इसीलिए उसकी वॉल थिकर होती है। क्लियर? A specialized cardiac muscular called nodal tissue is also distributed in the heart. अब nodal tissue हार्ट में हमको कई कई जगह पे मिलते हैं। सो इनका काम क्या है? नोडल टिश्यू में से क्या होता है? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट की। हम अभी ईसीजी समझेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ध्यान रखना है। तो वहाँ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हम उसको और क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ओके। देखेंगे कहाँ कहाँ ये नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ओके। फर्स्ट पैच हमको मिलेगा, अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कहाँ मिलेगा हमको? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। उसको हम क्या बोलेंगे? एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। पहला कहाँ मिला? दोनों एट्रियम में ही मिल रहा है, एसे नोड और जो हम सेकंड देख रहे हैं राइट एट्रियम में लेफ्ट कॉर्नर में, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ओके। एसे नोड और एवी नोड दोनों कहाँ मिल रहा है? राइट एट्रियम में। क्लियर? अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड। पहले एसे नोड देखा हमने, फिर एवी नोड देखा। अब एवी नोड में से कुछ फाइबर्स निकलते हैं। क्लियर? कुछ फाइबर्स निकलते हैं which passes through the atrioventricular septa। atrioventricular septa मतलब क्या? जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, ओके। कहाँ से? यहाँ से निकलेगा, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में पास होगा। कहाँ जाएगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, वो यहाँ तक आएगा। फिर क्या होगा? इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, जैसे राइट एंड लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकल। सारे वेंट्रिकल में ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं पूरे हार्ट की एक डायग्राम और उसकी लेबलिंग में पूरी समझा के एक वीडियो सेपरेटली 5 मिनट्स की अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पूरा लाइन टू लाइन जा रहे हैं, इसलिए मैं कुछ और डायग्राम्स इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, ओके। और ये जो फाइबर्स छोटे, ये इसको हम क्या बोला? फाइबर्स। और जो ये छोटे छोटे फाइबर, उसको हम क्या बोलेंगे? परकिंजन फाइबर। क्लियर? द नोडल मस्कुलर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। मैंने क्या बोला? इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पास होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब ऐसे नोड है, ऐसे नोड अपनी उसको एक फंक्शन, उसका एक प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिक, मतलब अपनी एक्शन पोटेंशियल, अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी वो खुद जनरेट करेगा। फिर किसको पास करेगा? एवी नोड को। एवी नोड्स फाइबर्स में, फिर परकिंजन फाइबर में, ऐसे पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाएगा, ओके। द मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड एज परकिंजन फाइबर्स। सबको क्लियर है? द
नोडल मस्कुलर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी, मैंने क्या बोला, ऐसे नोड के पास ऐसी प्रॉपर्टी है, वो खुद जनरेट कर सकता है. ओके, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो एक्साइटेबल. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. अब कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट पार्ट पे डिपेंड है. ओके, द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 7 to 75 मिनट, ये आपको याद रखना है. ओके, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिथमिक contractility of the heart. ओके, सो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी कौन मेंटेन करेगा, ओके कौन मेंटेन करेगा, ऐसे नोड. क्लियर, और इनिशिएट कौन करता है, ऐसे नोड. तो ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खुद कर रहा है वो सब कुछ, तो उसको हम और क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर. ओके, पेस मेंटेन करता है. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, पेस मेकर, और बना इनिशिएट वो कर रहा है, इसलिए नाम क्या दिया हमने, पेस मेकर. और हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट. सबको पता है एवरेज कितनी है, 72. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. हाउ डज द हार्ट फंक्शन. अब चलो हमने देख लिया स्ट्रक्चर, मैंने आपको बीच बीच में सब कुछ बताती गई थी कि ये है ये. अभी हम प्रॉपर समझेंगे हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है. हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक. टू बिगिन विथ, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल. अब डायस्टॉल मतलब क्या होता है, जब हार्ट कोई पंपिंग नहीं करता, रिलैक्स स्टेज में पंप नहीं हो रहा कुछ भी, उसको हम बोलेंगे डायस्टॉल. सिस्टॉल क्या होता है, सिस्टॉल वो होता है जब हार्ट पंप कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सिस्टॉल. सो आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, डायस्टॉल एंड सिस्टॉल. ओके, क्लियर. As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. अब हमने समझा था, मैंने आपको अभी बताया था. ओके, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है बाइकस्पिड वाल्व. ओके, यहाँ पहले वेना केवा से ब्लड आएगा. क्लियर, किस में आता है, देखा हमने, राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में से ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. यहाँ से कौन देगा ब्लड, लंग्स में से आएगा. ओके, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. इतना सबको क्लियर होना चाहिए. दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. देखा हमने वाल्व, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा. वेना केवा में कहाँ से आएगा, वेना केवा से पूरी बॉडी में से आएगा. कहाँ जाएगा, पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से होके राइट वेंट्रिकल, और वहाँ पे पल्मोनरी वेन्स का ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से होके लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, द सेमिल्यूनर वाल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज. जब तक ये काम कर रहे हैं, मैं पूरा डायग्राम बना देती हूँ. यहाँ से क्या निकलता है, एओर्टा, सबको पता है. क्लियर, यहाँ से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक. क्लियर, जब तक ये दोनों वाल्व ओपन है तब तक ये पल्मोनरी और ये एओर्टिक वाल्व, जो एओर्टिक वाल्व है वो तब तक रहते हैं क्लोज. क्लियर, जब तक यहाँ से यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तब तक ये रहते हैं क्लोज. इसको हम और का सेमिल्यूनर वाल्व बोल रहे थे. ओके, द सेमिल्यूनर वाल्व आर क्लोज एज दिस स्टेज. समझ गए, जब तक एट्रियम में से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है. ओके, द एसे नोड now generate an action potential which stimulate both atria to undergo a simultaneous contraction. ओके, अभी हमने क्या देखा कि ब्लड कहाँ पे, अभी तक तो ब्लड है सिर्फ अभी एट्रियम में. क्लियर, एट्रियम में ब्लड है, कहाँ से आया, सुपीरियर वेना केवा से, और इस बाजू कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन से. क्लियर, अभी तक दोनों एट्रियम में है. क्लियर, ऐसे नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल. ये पार्ट है जो ये एट्रियम है, दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए. ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे स्क्वीज हो जाएंगे, तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे जाएगा. समझ रहे हो,
द आर्ट्रियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। ओके, ये एट्रियम में हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आर्ट्रियल सिस्टोल। क्लियर? दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। क्लियर? ये एट्रियम है, एट्रियम वाल्व के थ्रू कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। पंपिंग हेल्प करता है ओनली 30%। ओके, इसमें द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल्स। अब हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता है। ओके, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ इज ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर। अब ब्लड कहाँ से? एट्रियम में से कहाँ आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ा, कहाँ से? हमने देखा था एवी नोड से बंडल्स में जाता है, बंडल के पास बाद फाइबर्स होते हैं उसके, बंडल ऑफ हिज होता है। क्लियर? वो देखा हमने। उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा? एओर्टा। अब देखो यहाँ से ऐसे ब्लड तो आ गया नीचे, ठीक है, समझ गए हम, आ गया नीचे। यहाँ से फिर क्या निकलता है? हमने देखा था। ओके, यहाँ से क्या निकलता है? एओर्टा। क्लियर सबको? यहाँ से क्या निकलेगा? एओर्टा। यहाँ से क्या निकलेगा? पल्मोनरी ट्रंक। क्लियर? फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे वेंट्रिकल, ये क्या है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये दोनों वाल्व खुल जाएंगे। समझ रहे हो? क्या करेंगे? खुल जाएंगे। और क्या होगा? फिर ब्लड पास हो जाएगा। क्लियर? दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट द एट्रिया अंडर। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब एट्रिया आराम से बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोल। ओके, कोइंसिडेंट विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब आर्ट्रिया क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राई। अब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व हो गए बंद। क्लियर? दोनों हो गए बंद ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू एट्रिया। क्यों बंद हो गए? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वापस से एट्रियम में ब्लड नहीं चला जाए, इस वजह से। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमिल्यूनार वाल्व। सेमिल्यूनार वाल्व किसमें? पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में। वो क्या होगा? फोर्स टू ओपन। ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी वाला और एओर्टा वाला वाल्व खुल जाएगा। क्लियर? समझ गए? अलाउइंग द ब्लड in the ventricles to flow through the vessel into the circulatory pathway। फिर चला गया वो कहाँ पे? सर्कुलेटरी पाथवे में। बस ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर से वेंट्रिकल्स क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर। अब इतना सारा प्रेशर जनरेट, पूरा ब्लड कहाँ चला गया? पूरा ब्लड नहीं जाता, मैक्सिमम ब्लड कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में चला गया। फिर क्या हुआ? धीरे 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 वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम हो गया। वेंट्रिकुलर का प्रेशर जैसे ही कम हुआ तब क्या हो गया? सेमिन्यूलर वाल्व क्लोज हो गए। ओके, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। क्लोज हो गए, उसके बाद वापस तो ब्लड आ नहीं सकता। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर पुश्ड ओपन बाय। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हुआ तब क्या हुआ? जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व थे वो क्या हो गए? फिर से ओपन हो गए। क्लियर? इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बीन एम्प्टी इनटू द। अब जब तक वो तब तक बैठ के रिलैक्स स्टेज में थे तब तक वो फिल हो रहे थे। राइट साइड में कहाँ से ब्लड आ रहा था? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से। और लेफ्ट साइड में कहाँ से आ रहा था? सबको पता है, पल्मोनरी आर्टरीज से। क्लियर? वेन्स से। The blood now once again move freely to the ventricles। So अभी दोनों रिलैक्स में है। कैसे? जॉइंट रिलैक्स में। अभी ना ही कोई एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है रिलैक्स स्टेज में। यहाँ पे भी पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है।
दोनों रिलैक्स स्टेज में फिल हो रहे हैं। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों कोई काम नहीं कर रहे, नहीं एट्रियम काम कर रहा है ना ही वेंट्रिकल काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन द रिलैक्स स्टेज, जॉइंट डायस्टोल स्टेज एज अर्लियर। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, जॉइंट डायस्टोल। ये हो गई एक साइकिल फिनिश। सून द एसए नोड जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। जब एसए नोड न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तब न्यू साइकिल फिर से स्टार्ट होगी रिपीटेड मैनर में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी बॉडी में होता ही जाता है, होता ही जाता है। ओके, एंड इवन डिस्क्राइब अबोव repeated in that sequence and the process continues. This sequential event in the heart which is cyclic called as cardiac cycle. ये हमने पूरा समझा, उसको हमने क्या बोलेंगे, cardiac cycle. हमने देखा it consists of systole and diastole of both atria and ventricles. देखा हमने diastole दोनों में हो रहा है, atrium में भी ventricle में भी. Okay. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. हमने देखा तो एक मिनट में कितनी बार ये साइकिल रिपीट होती है, cardiac cycle 72. That many cardiac cycles are performed per minute. ओके, तो एक मिनट में 72 बार हो रही है, तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना हुआ, तो 0.8. क्लियर, सबको ये क्लियर होगा अब. फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8. During a cardiac cycle, each ventricle pump approx 70 ml of the blood, which is called as stroke volume. हमने देखा था वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक पे जब ब्लड डालते हैं तब पूरा वॉल्यूम नहीं चला जाता ब्लड का, 70% जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम जितना भी हो उसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट. क्लियर, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या, हार्ट रेट, उससे हमको पता चलेगा कार्डियक आउटपुट. यानी कार्डियक आउटपुट क्या काम आता है, तो हमारा हार्ट कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है. कोई डिसीज होगी तो हमको यहाँ से पता चल जाएगी. ओके, therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, average 500 ml. So cardiac output per minute कितना होता है, 5 लीटर in healthy individual यानी 5000 ml. Clear? The body has ability to alter the stroke volume as well as the heart rate. Okay? Thereby the cardiac output. तो cardiac output चेंज हो सकता है, हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को अल्टर करने की. ओके, फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी हायर. क्यों, सबको पता है क्यों उनमें ज़्यादा हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट क्यों होता है. अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो. ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस. ओके, इम्पॉर्टेंट है. जब आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग चेस्ट पे क्या सुनते, तो वो कार्डियक साउंड सुनते. ओके, स्टेथोस्कोप से क्या सुनते, तो कार्डियक साउंड. तो फर्स्ट साउंड का नाम है लब. क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट साउंड को लब. एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड. जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाले क्लोज होते तब जो आवाज़ प्रोड्यूस होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड एज लब. और सेकंड है डब. डब कब सुनाई देगा, जब क्लोज होगा क्या, सेमी ल्यूनार वाल्व. क्लियर, ये सब क्लिनिकल डायग्नोसिस. ऑफकोर्स डॉक्टर सुन रहे तो उसमें से कुछ काम आएगा, इसीलिए सुन रहे, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG. आपने देखा होगा, सबने कभी ना कभी तो ECG के बारे में सुना होगा. यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो. अब आपने कभी टीवी देखी होगी, कोई ऐसी मूवी देखी होगी, कोई एडमिट है हॉस्पिटल में. अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन. अभी आपने देखा होगा कि कोई उसको मशीन लगी हुई है. आपने देखा होगा पेशेंट एडमिट है, मूवी में ही देखा होगा, अगर सामने नहीं देखा हो तो, कि एडमिट है, उसको मशीन से यहाँ पे वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लगा हुआ है, कुछ वोल्टेज कुछ हो रहा है, और ऐसी कंप्यूटर में आवाज़ आ रही है, पीप 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 पीप, ऐसे सब आवाज़ आ रही है, और फिर उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या तो फ्लैट लाइन हो रही है. आपने सब ये देखा होगा, कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा. ओके, तो ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम.
ग्राम। अब हम समझेंगे ये है क्या। ईसीजी एक, अभी आपने देखा होगा कि मैंने बताया ना कंप्यूटर में दिखता है तो एक ग्राफ जैसा दिखता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। ओके, तो ईसीजी क्या है? ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। हमारे हार्ट में कैसी एक्टिविटी हो रही है उसका एक ग्राफ बना देना। ओके, ऐसे 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 आपने देखा ही होगा, आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या है, बट आपने देखा होगा। ओके, तो ECG is graphical representation of electric activity of heart during cardiac cycle। तो एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कैसी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। ओके, उसको एक ग्राफ में शो करना, उसको हम क्या बोलेंगे? ECG। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, अभी हमको एक ECG लेनी है, ठीक है। पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, एक मशीन से कनेक्ट कर देंगे विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ओके, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगी, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। अब कैसे, पहले कैसा हम कैसे करते थे? 6 लीड वाले से। ओके, अब चेस्ट लीड्स कितनी होंगी? 6 होंगी। अगर आपने कभी देखा होगा ECG कैसे लेते हैं तो आपको पता होगा। ओके, For a detailed evolution of heart function, multiple leads are attached to the chest. Chest पे 6 leads attach की जाती है। ओके, कि हार्ट का फंक्शन कैसा है हमको पता चले। ओके, Here we will talk only about standard ECG, पर यहाँ पे हम सिर्फ स्टैंडर्ड ECG के बारे में बात करेंगे। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T। अब P to T यानी P Q R S T, ABCD सबको आती होगी। ओके, तो हमने नाम दे दिया है हर एक वेव को PQRST। ओके, द P वेव, ये है P वेव। क्लियर, सबको समझ आ रही है? तो फर्स्ट ये ग्राफ होता है, आपने ECG देखा तो ये P वेव है जो ऐसी है, डोम शेप की है। द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन। ओके, जब एट्रियम एक्साइट होता है, ओके, क्या होता है? एक्साइट होता है, तब कौन सी वेव जनरेट होती है? P वेव। क्लियर, विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रियम। सो आपको याद रखना है P वेव कब जनरेट होगी? जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर, सबको क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तब ऑफकोर्स वेंट्रिकुलर हमने देखा थिक है। ओके, द QRS complex represent the depolarization of the ventricle which initiate the ventricular contraction। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? QRS, जो आगे की लीड्स है QRS, वो जनरेट होंगी। P वेव कब हुई? जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या जनरेट हुई? QRS। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। अब बची क्या? T वेव। The T wave represent the return of the ventricular from the excited to the normal stage। So normal stage पे वापस आ रहे, तो वो कौन सी वेव रिप्रेजेंट कर रही है? T wave। Okay, the end of T wave marks the end of systole। Obviously, by counting the number of QRS complex that occurs in a given period, one can determine the heartbeat। अब आप एक ECG देखोगे, ओके, ये हमने सिर्फ एक कार्डियक साइकिल की बात की है। ओके, अब ऐसे ही कंटिन्यूसली आप देखोगे तो आपको ECG में दिखेगी कंटिन्यूसली, तो आप काउंट करोगे कि 1 मिनट में कितने QRS कॉम्प्लेक्स है, तो आप पता कर पाओगे कि 1 मिनट में इसका हार्ट कितनी बार बीट हुआ। क्लियर? सो अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। हमने देख लिया था क्लोर्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरीज एंड वेन्स, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। जो पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? हार्ट को, तो उसको हम बोलेंगे वेन्स। क्लियर? बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? आर्टरीज एंड वेन्स का। पहले हम उसकी लेयर्स देखेंगे। सो 3 लेयर्स होती है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ सेक्वामस एंडोथेलियल, द
ट्यूनिका इंटीमा, सबसे इनर, सबसे अंदर वाली साइड पे कौन सी होगी, कौन सी लेयर होगी, स्क्वामस एंडोथेलियम, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इंटीमा। मिडल लेयर को क्या बोलेंगे, मिडल लेयर किससे बनी होती है, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया। नाम से ही पता चलता है मिडल यानी मीडिया। एंड द एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, एक्सटर्नल को हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो कौन सी हुई, इंटरनल यानी फर्स्ट इनर लाइनिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है ट्यूनिका इंटीमा। मिडल वाली कौन सी, ट्यूनिका मीडिया, और एक्सटर्नल वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके क्लियर, लेयर्स क्लियर हो गई। किसकी क्लियर्स पढ़ी हमने, आर्टरी और वेन की यानी ब्लड वेसल्स की। एज मैंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, देख लिया हमने वो तो, राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड पंप होता है वो किस में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक यानी आर्टरी में। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल किस में जाता है, एओर्टा में। क्लियर, द deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs. ओके, पल्मोनरी आर्टरीज में से कहाँ जाता है, अभी हम पहले ये समझते हैं क्या है ये, सर्कुलेशन। क्लियर, हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है। आर ए यानी राइट एट्रियम, आर वी यानी राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना पहले क्लियर रखो, समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए। अब हमने देखा था, क्या देखा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में से क्या निकलता है, एओर्टा, क्या है ये, एओर्टा। ओके, और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, सबको इतना क्लियर है। मैं अभी आपको सर्कुलेशन समझा रही हूँ। ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशन समझा रही हूँ पूरी। सो फर्स्ट ब्लड कहाँ से आया, पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ओके, ये क्या है, वेना केवा, ब्लू कलर में यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम के थ्रू कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल में से क्या निकलता है, सबको पता है, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक। आर्टरी के थ्रू कहाँ लेके जाएगा उसको, लंग्स में। अब लंग्स में से ले लिया उसने ऑक्सीजन। ओके, आर्टरी के थ्रू क्या किया, गया था, और वेन्स के थ्रू वापस किस में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से कहाँ जाता है ब्लड, सबको पता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से। लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलता है एओर्टा, एओर्टा लेके जाएगा उसको पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन दिया 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 दिया, सारे बॉडी पार्ट्स को क्या दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन दे दिया यानी अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड। फिर से वो गया कहाँ पे, राइट एट्रियम में। ये हुआ पूरा सर्कुलेशन। क्लियर, सबको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोई ब्लड मिक्सिंग नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्लियर, दिस पाथ, सॉरी बस फिर से पढ़ते हैं हम। The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery, देख लिया हमने, is passed on to lungs, पल्मोनरी आर्टरी में से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड, पल्मोनरी वेन्स, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर, फिर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा, एओर्टा से फिर कहाँ जाएगा, सबने देखा, एओर्टा से कहाँ जाएगा, पूरी आर्टरीज, आर्टरियल कैपिलरी के थ्रू पूरी बॉडी में, पूरे टिश्यूज में। ओके, कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, arterioles and capillaries to the tissues from where the deoxygenated blood is collected via system of venules। फिर वहाँ से deoxygenated blood कौन, वेन्स लेके और वेना केवा लेके कहाँ जाएंगी, राइट एट्रियम में। क्लियर, पूरी बॉडी में से deoxygenated blood लेके कौन, वेना केवा देगी राइट एट्रियम में। क्लियर, दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझे पूरी सर्कुलेशन कैसी है, सिस्टमिक। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, सिर्फ अभी ऑक्सीजन नहीं देता, वो क्या क्या देता है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस इनटू द
tissue and takes carbon dioxide and other harmful substance away for the elimination. क्या क्या काम कर रहा है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन? पहले तो प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू, और उनके पास से हार्मफुल सब्सटेंस और CO2 का तो पूरा हमने रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ लिया. अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर. ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक यूनिक कनेक्शन है, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. क्लियर? द हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. क्लियर? पहले हेपेटिक पोर्टल वेन्स क्या करती है, इंटेस्टाइन से ब्लड लेके कहाँ पहुँचा देती है, लिवर को. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन. A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusive for the circulation of blood to the. अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, हार्ट तो सबको ब्लड दे रहा है, अब हार्ट को कौन ब्लड दे रहा है? तो उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है, कोरोनरी सिस्टम, जो ब्लड किसको देगी, कार्डियक मस्कुलेचर को. ओके, अब देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. Normal activities of heart are regulated intrinsically. Auto regulated by, हमने देख लिया खुद जनरेट कर रही थी, ऐसे नोट्स, AV नोट्स हमने सब देख लिया, तो ऑटो रेगुलेटेड थी, हमने देख लिया था. पेस मेकर भी हम उसको बोल रहे थे. Hence हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक. ओके, क्यों मायोजेनिक? बिकॉज एक स्पेशलाइज मसल से ये रेगुलेट हो रही है, तो हम उसको हार्ट को क्या बोलेंगे, मायोजेनिक. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system. ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अभी हमको मोटर तो काम नहीं, हमको पता चल रहा है कि ये सब हो रहा है, नहीं, हमारे बॉडी में नॉर्मली ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता जा रहा है. क्लियर? न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ ventricular contraction and thereby the cardiac output. ओके, अगर ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू क्या क्या कर सकता है, इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर को फिर इंक्रीज कर देगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा. ये इंक्रीज का काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम डिक्रीज द रेट, और कंडक्शन भी डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज करेगा. डिक्रीज वाला काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल से यूजुअली हम रेस्ट पे होते हैं तब एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक जब हम फ्लाइट और फाइट मतलब यानी फाइट पोजिशन में होते हैं तब. ओके, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. अब हम हार्मोन में तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन में. डिसऑर्डर रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मोस्ट कॉमन है हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर. अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, आप सबको पता होगा, 120/80. 120 क्या होता है, सिस्टोलिक. ओके, 80 क्या होता है, डायस्टोलिक. ये क्या है, नॉर्मल है. क्लियर? ये नॉर्मल है. और हाई BP को हम बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. नॉर्मल से हायर होगा, कितना, नॉर्मल कितना है, 120/80, उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन. इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज द सिस्टोलिक. अभी हमने देखा सिस्टोलिक क्या है, 120 वाला क्या है, सिस्टोलिक है. और पंपिंग प्रेशर हमने देखा, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, पंप होना. 80 mmHg इज डायस्टोलिक, जब रेस्ट पे होते हैं. ओके, 120 क्या हुआ, 80 नॉर्मल. इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर देन 140 to 90, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, हम एक बार BP चेक किया, 2 बार BP चेक किया. ओके, अगर कंटिन्यूसली 140/90 से ज़्यादा BP आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इनको हाइपरटेंशन है. हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिसीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्रेन. क्लियर? तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या डैमेज कर सकता है, हमारे ब्रेन और किडनी को.
कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फर्स्ट हमने देखा हाई बीपी, सेकंड डिसीज है कोरोनरी आर्टरी डिसीज. कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस. अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स. अब हमने देखा था हार्ट को सप्लाई करने के लिए एक अलग सिस्टम है, कोरोनरी सिस्टम बोल रहे थे हम. ओके, अब उन आर्टरीज में जो हार्ट को सप्लाई कर रही है वो वाली आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे फैट आ जाएगा. ओके, फैट आ गया, यहाँ से ब्लड बहुत कम पास हो जाएगा क्योंकि इसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया ना, इस वजह से. ओके, रीड करते हैं हम. सॉरी. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of arteries narrow. क्या कर देगा? ल्यूमन्स क्या कर देगा? नैरो कर देगा. ऐसे डिपोजिशन हो जाएगा तो फैट का या कोलेस्ट्रॉल का या कैल्शियम का. ओके, क्लियर. कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है? एंजाइना. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना यानी पेन, पेक्टोरिस यानी चेस्ट रीजन. तो चेस्ट रीजन में पेन, उसको हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस. A symptom of acute chest pain appears. क्या होगा? नाम से ही पता चल गया. acute chest pain होगा जब there is no enough oxygen is reaching to the heart muscle. जब ऑक्सीजन बराबर हार्ट मसल के पास नहीं पहुंच रहा तब क्या होगा? acute chest pain. उसको हम क्या बोलते हैं? angina pectoris. angina can occur in man and woman of any age. कभी भी हो सकता है बट मोर कॉमन इन मिडल एज एंड द एल्डरली. कभी भी हो सकता है बट मोर कॉमन है मिडल एज और जो ओल्ड होते हैं उनमें. इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. ओके, अब हम देखेंगे लास्ट हार्ट फेलियर. व्हाट इज़ हार्ट फेलियर? अब आज के ज़माने में तो बहुत कॉमन है. हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेज ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट इज़ नॉट पम्पिंग ब्लड एफिशिएंटली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. अब हार्ट पंप तो कर रहा है पर हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा कि पूरी बॉडी को उसका जितना ब्लड चाहिए उतना बॉडी को नीड के अकॉर्डिंग ब्लड मिल पावे. ओके, इट इज़ सम टाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजक्शन ऑफ लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन. कभी कभी क्या होता है, पंप नहीं कर पा रहा है, ऑफकोर्स हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतना सारा ब्लड आ तो रहा है बट वो पंप नहीं कर पा रहा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोड कैसा ब्लड का बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर कंजेशन होगा. तो उस हार्ट फेलियर को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज हार्ट कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट यानी क्या होता है? हार्ट एकदम से बंद हो जाना, उसकी बीट ही बंद हो जाना. ओके, और हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय द एन इनएडवोकेट ब्लड सप्लाई. ओके, हार्ट अटैक यानी क्या होता है? जब मसल्स को बराबर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता. और हार्ट अरेस्ट क्या होता है? जब हार्ट अचानक से स्टॉप हो जाएगा. अब आपको सब में डिफरेंस पता चल गया होगा. सो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.